जय हिंद। मैं विवेक कुमार शर्मा स्वागत करता हूँ आपको अपना स्टडी चैनल सरस्वती कुलम पर। आज मैं झारखंड पुलिस में पूछे जाने वाले हिंदी पेपर से कुछ प्रश्न कराएंगे जो राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित बाल गोविंद भगत से लिया गया है। इसमें आपको बाल गोविंद भगत के सारांश और राम वृक्ष बेनीपुरी के बारे में पढ़ने को मिलेंगे और उनसे संबंधित कुछ वन लाइनर प्रश्न कराए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम राम वृक्ष बेनीपुरी के बारे में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे इम्पोर्टेंट होंगे। चलिए शुरू करने से पहले हम ये बता लेते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म 23 दिसंबर 1899 को होता है और इनकी मृत्यु 9 सितंबर 1968 को होता है। जन्मस्थल बिहार के मुजफ्फरपुर जिले कि बेनीपुरी गांव में होता है। इनका जन्म कहाँ पे होता है? बिहार के एक मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुरी गांव होता है, वहाँ पे इनका जन्म होता है। माता पिता के निधन इनके बचपन के आरंभिक वर्ष में ही वो हो जाता है। जब ये छोटे रहते हैं तो इनका माता पिता का निधन हो जाता है, जिसके कारण इनका अब बचपन में इनका माता पिता का जन्म हो ये मृत्यु हो गया, तो इनका जो लालन पालन हुआ बहुत कष्टमय हुआ और ये काफ़ी कष्ट से इनका जिंदगी चला। ये 10वीं तक शिक्षा ग्रहण करने के बाद 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ गए थे। आप देखिएगा कि 1920 में हर एक जगह आज़ादी के लेकर के अनेक के संगठन बनाए जा रहे थे और उनसे संबंधित ये ए, आंदोलन चलाए जा रहे थे, तो उस आंदोलन में ये शामिल हो गए थे। 15 वर्ष की उम्र में ही इनकी रचना पत्र पत्रिकाएं में छपने लगी थी। जब ये 15 वर्ष के थे तो इनकी रचना जो है पत्र पत्रिकाएं में छपने लगी थी। इन्होंने अनेक पत्रिकाओं का संपादन किया, जैसे तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी, नई धारा। इन सारे पत्रिकाओं का संपादन रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा किया जाता था। और आपको इनसे ये इनकी जितनी भी साहित्यिक रचना है बेनीपुरी रचनावली की 8 खंडों में प्रकाशित हुई है। इनकी जितनी रचनाएं हैं 8 खंडों में प्रकाशित की गई है और इनकी बहुत सारे महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो एक पतितों का देश में ये एक उपन्यास है, चीता का फुलिया एक कहानी है, अम्बपाली एक नाटक है, माटी की मूर्तें रेखा चित्र है, बाल गोविंद भगत जो आपको चैप्टर पढ़ना ये एक रेखा चित्र है, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृतांत है। पैरों में पंख बांधकर एक यात्रा वृतांत है, इसमें यात्रा करते हुए एक चीज़ों को बताया गया है। जंजीर और दीवारें ये संस्मरण है, जब ये जेल में रहते हैं, ये स्वाधीनता आंदोलन में जुड़ने के बाद कई बार जेल गए हैं, तो उस टाइम का ये इनकी रचना है जो संस्मरण है, जंजीरों का दीवार। और भी इनके सारे प्रमुख रचनाएं हैं जिनमें ये सारी रचनाएं इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। इनकी रचना में स्वाधीनता की चेतना है। इनकी रचनाएं हैं, बहुत सारी रचनाएं में स्वाधीनता आज़ादी को लेकर के अनेक सारी चेतना है। इन्हीं सभी रचनाओं के कारण इन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है। इन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है। जब आप मुंशी प्रेमचंद के बारे में भी पढ़ेंगे तो उन्हें भी कलम का जादूगर कहा जाता है, लेकिन ये उन्हें केवल कलम का जादूगर उन्हें के उन्हीं के उनके पुत्र बोलते हैं। बाल गोविंद भगत एक रेखा चित्र है। अगर पूछा जाए कि बाल गोविंद भगत कैसा है, तो वह एक रेखा चित्र है। कैसी रचना है पूछा जाए तो वो एक रेखा चित्र की रचना है। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार करता है। यह सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार करता है। सामाजिक में जितने भी मोह माया है, जो लोग एक दूसरे को देखकर दुख में व्यतीत करते हैं, उस पे रूढ़ियों पर यह प्रहार करता है। बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन का सजीव झांकी देखने को मिलता है। उनके माध्यम से ग्रामीण जीवन में सजीव का झांकी देखने को मिलता है। चलिए बाल गोविंद भगत के हम कहानी का सारांश को पढ़ लेते हैं। बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। कैसे थे वो पूछेगा अगर, बाल गोविंद भगत कैसे आदमी थे, तो मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। न ज़्यादा मझोले मतलब हो गया, न ज़्यादा बड़ा न ज़्यादा छोटा, वो होते हैं मझोले कद के और गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर होंगे। 60 से ऊपर का मतलब हो गया उनकी उम्र 60 से ऊपर रही होगी। उनका चेहरा हमेशा सफ़ेद बालों से जगमग किए रहता था, यानी हमेशा उनके दाढ़ी सफ़ेद हो गए थे और ज़्यादा दाढ़ी तो रखते नहीं थे, थोड़ा दाढ़ी रखते थे, उसी से उनका हमेशा चेहरा जगमग रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे।
कमर में लंगोटी और सिर पर कबीरपंथी सी कनपटी टोपी पहनते थे। कपड़े के मात्र नाम नाम पर वो एक लंगोटी और सर पर एक कबीरपंथी टोपी लगाए हुए होते थे, और जब ठंडा आता है या जाड़ा आता है उसमें कमल उठते थे। रामनंदी चंदन का टीका नाक से एक छोर से लगाने पर लगाते। नाक के एक छोर से लगाने का मतलब जैसे महिलाएं लगाती हैं नाक के एक छोर से पूरे माथे तक, छठ में जैसे लगाती है वैसे वो चंदन का, रामनंदी चंदन का टीका लगाते थे, और गले में तुलसी के जड़ों का एक बेडौल माला बांधे रहते थे। तुलसी का जड़ों का माला बना करके वो गला में पहनते थे। वे साधु तो नहीं थे, वे अपने आप को साधु तो नहीं कहते थे, परंतु साधु संतों की सारी परिभाषाओं में खरे उतरने वाले थे। परंतु अगर उनसे पूछा जाए साधु संतों की परिभाषाओं में उनको देखा जाए तो वो सारे चीज़ों में वो अच्छे से खरे उतरने वाले में थे। वे कबीर को अपना साहब मानते थे। वो कबीर को अपना क्या मानते थे? साहब मानते थे, और उनके आदेशों पर चलते थे। वो जैसा कबीर बताते थे उनके वैसे ही आदेशों पर वे चलते थे। वे कभी झूठ नहीं बोलते, और जो भी फसल उगाते हैं उसे अपने घर से 4 कोस दूर कबीरपंथी मठ में जाकर दे देते थे। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो कहाँ पर जाकर के ये अपना जितने भी अनाज उगाते थे कहाँ पर जाकर देते थे? तो कबीरपंथी मठ में, और वो कबीरपंथी मठ उनके घर गांव से कितना दूर था? 4 कोस दूर था। जो पर और देते हैं, और जो प्रसाद रूप में उनको मिलता उसी से वे अपना गुजर बसर करते थे। जो उनको प्रसाद रूपी वहां से मठ में मिल गया कि चलो इतना दे दिए, तो उसी से वो अपना पूरा गुजर बसर करते थे। धान रोपनी के समय जब वे गाते तो लोगों में उत्साह भर जाता था। जब वो धान रोपने जाते तो गाते गाते वो धान रोपते रोपते गाने लगते थे, जिससे लोगों में क्या होता था? उत्साह भर जाता था, खुशी आ जाता था। बच्चे खेलने लगते थे और मस्ती में झूम उठते थे। लोग उनके साथ साथ झूमने भी लगते थे, और खुशी खुशी सभी धान रोपने लगते, और धान के रोपनी में उनकी हाथ तेज से चलने लगती थी जो भी लोग वहां पे धान रोप लेते थे। कार्तिक माह से ही उनकी प्रभातियां शुरू हो जाती थी। कार्तिक माह जब का मौसम आता है उस टाइम तो ठंडा भी शुरू हो जाता है। उस टाइम से प्रभातियां मतलब सुबह में गाए जाने वाले सॉन्ग को, गाने को प्रभातियां कहा जाता है। वह शुरू हो जाती थी जो फागुन तक चलता था, होली के समय तक, यानी पूरे ठंडा तक में चलता था। दिनों में भी वह ठंड में इन दिनों भी वह ठंड में सवेरे जग जाते थे। ये इन होगा। इन दिनों में भी वे ठंड में सवेरे जग जाते और नदी स्नान को जाते, जो गांव से 2 मील दूर था। मतलब पूरे ठंड में भी वो नदी जाते और स्नान करके आते थे, और वापस आकर गांव के बाहर पोखरे के ऊंचे भिंडे का मतलब जैसे एक टीला सा होता है, मिट्टी का ऊंचा बना हुआ होता है, या मिट्टी या कुछ भी चीज का, उसी को टीले बोलते हैं या भिंडे बोलते हैं। उस पर बैठकर खंजड़ी बजाते हुए अपने गाने टेरने लगते थे। अब टेरने का मतलब क्या हो गया? गाने लगते थे, ठीक है। वे वसूल के बड़े पक्के थे। वे वसूल के क्या थे? बड़े पक्के थे। वो मतलब वो जो कहते वो अपने नियम के बड़े पक्के थे, कबीर के हर एक बातों को मानते थे। वैसे वाले व्यक्ति थे ये। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना, संगीत के लिए इतनी उनकी प्रेम था कि उनका चरम उत्कर्ष तब देखा गया जब उनके इकलौता एक बेटा मर गया था। जब वो संगीत का प्रेम तब देखा जाता है जब उनका इकलौता बेटा मर जाता है, जो थोड़ा सुस्त और बोधा था। वो जो उनका बेटा था थोड़ा सुस्त था और बोधा था। सुस्त और बोधा का मतलब होता है कि ज़्यादा न बोलने वाला, सुस्ती में रहता था और बुड़बक जैसा बनकर के रहता था, इसीलिए भगत उसे ज़्यादा प्यार करते थे। इसलिए भगत जो बाल गोविंद भगत है उसे ज़्यादा प्यार करते थे। उनके द्वारा ऐसे व्यक्ति पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उनके द्वारा वो उनका मानना था कि ऐसे व्यक्ति पर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जो थोड़ा इस टाइप के होते हैं, ये किसी भी चीज़ में अपंग होते हैं, कमी होती है, उन टाइप पे उनके द्वारा ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। किसी तरह उसकी शादी भी करवा दी थी। उनके जो उसका जो था उनका बेटा जो था उनका शादी भी करवा दिया गया था। पतोहू बहुत सुशील और सुभग मिली थी। बहुत वो अच्छी थी, मतलब जो भगत को बहुत दुनियादारी दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। निवृत्त मतलब कि जो घर का काम होता है उससे वो छुटकारा दे दिए थे। उन्हें भगवान में ध्यान और गाने में ध्यान लगाने के समय दे दिए थे।
जब लेखक को मृत्यु के बारे में पता चला तो वह वहां पहुंचे तो देखते हैं कि शव को आंगन में लेटाकर सफेद कपड़ा डालकर उस पर कुछ फूल डाल दिए गए हैं। और ये फूल कौन थे? वो खुद ही अपने बगीचे में लगाए हुए होते हैं, वही फूल डाल दिए गए हैं आंगन में बैठाकर। और भगत जी एक किनारे बैठ करके पुराने अंदाज में ही, जैसे पुराने समय हमेशा से गाते हैं, खंजड़ी बजाते हुए कबीर के पद को गा रहे हैं। और बीच बीच में पतोहूस को जाकर रोने के बदले खुशी मनाने को कहते हैं। और बीच बीच में क्या कहते हैं, वो तो खुद गा ही रहे, खुशी मना ही रहे, और बीच बीच में जा करके वो कहते हैं कि खुशी मनाओ। ये सब देख करके लेखक को लगता है कि ये सच में पागल आदमी है, ऐसा उनको लेखक को लगता है। और क्या बोलते हैं वो अपने पतोहू से कि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो रहा है, बिरहनी अपने प्रेमी से जा मिली। वो क्या बोलते हैं कि बिरहनी अपनी प्रेमी से जा मिली है। और भगत ने शव को पतोहू के द्वारा ही अग्नि दिलवाई थी। और भगत जी क्या करते हैं कि जो शव को अग्नि दिलवाना होता है खुद नहीं देते हैं, अपने किसके द्वारा दिलवाते हैं? ये अपने पतोहू के द्वारा ही दिलाते हैं। और क्रियाक्रम खत्म होने के बाद उसके भाई को बुलाकर उसे घर जाने और पुनर्विवाह करने पर को बोलते हैं। और पूरे क्रियाक्रम होने के बाद उनके भाई को बुलाते हैं और बोलते हैं इसे घर ले जाइए और इसका दूसरा विवाह कर दीजिए, ताकि ये अपना बचा हुआ ज़िंदगी खुशी से मन जी सके, अच्छे से बिताए। इस पर वो मना करती है। जब ऐसा वो बोलते हैं तो वो मना करती है, क्या बोलती है कि आपका मेरे जाने के बाद कौन ख़्याल रखेगा? आपको खाना कौन देगा? आपको पानी कौन देगा? अगर आप बेड पे पड़े रहिएगा तो आपको पानी देने वाला कोई नहीं रहेगा, वो ऐसा बोलती है। जब ऐसा बोलती है तो वो क्या बोलते हैं, वो अपना आखिरी दलील देते हैं कि तुम नहीं जाती तो मैं ही इस घर को छोड़कर चला जाता हूँ। यह उनकी आखिरी दलील थी। ऐसा वो बोलते हैं कि अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं ही इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। जब ऐसा बोलते हैं तो वो भी मना नहीं कर पाती और वो वहां से चल जाती है। भगत की मृत्यु भी उन्हीं के अनुरूप हुई है। भगत जी का भी मृत्यु क्या उन्हीं के अनुरूप होती है। वो हर वर्ष गंगा स्नान करने पैदल जाते, जो उनके गांव से लगभग 30 कोस दूर था। कितना दूर था? 30 कोस दूर था। और पैदल जाते, जिसमें उन्हें पूरे यात्रा में 4-5 दिन समय लग जाता था। आने जाने में पूरे 4-5 दिन समय लगता था। वे तो अपने आप को साधु मानते नहीं थे, उनके द्वारा ऐसा माना जाता था कि साधु ही भीख मांग करके खा सकता है या किसी से लेकर के खा सकता है। इस चलते ये अपने आप को साधु नहीं कृषक बोलते थे। ये पूरे 4-5 दिन जो घर से खाकर निकलते उसी पर वो वापस आकर ही खाते थे। उनके द्वारा वो मांगना गलत था। अब बुढ़ापा आ गया और इस बार वो जाकर आए तो बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। अंत में जब वो बूढ़े हो गए और जाते हैं तो आते हैं तो उनको तबीयत खराब हो जाता है, बुखार हो जाता है, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। चलिए, ये था आपका सारांश। इससे संबंधित हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। बाल गोविंद भगत आत्मा और परमात्मा के बीच में कौन सा संबंध मानते थे? बाल गोविंद भगत जो है आत्मा और परमात्मा का क्या संबंध बताए हैं इसमें? पिता पुत्री का संबंध ये तो नहीं बताए हैं। राधा कृष्ण का संबंध ये भी नहीं बताया है। माँ बेटा का संबंध ये भी नहीं बताया है। तो क्या बताया है? प्रेमी और प्रेमिका का संबंध बताया है। बेटे की मृत्यु के पश्चात बाल गोविंद भगत की आखिरी दलील क्या थी? बेटे जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो वो आखिरी दलील क्या देते हैं? पतोह को घर से निकलवाने के लिए कहते हैं, या पतोह का पुनः विवाह कराने के लिए कहते हैं, या पतोह को शिक्षा दिलवाने के लिए बात कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? पतोह का पुनर्विवाह करने को कहते हैं। बोलते हैं कि ये पुनर्विवाह कर ले जिससे ये अपना आधी बची हुई जिंदगी अच्छे से बिता सके। बाल गोविंद भगत की मृत्यु का क्या कारण था? वो क्यों क्यों मर जाते हैं बाल गोविंद भगत? दुर्घटना होता है? ये नहीं होता है। बीमारी होता है? यही होता है। बाल गोविंद भगत के गांव के लोगों का मुख्य धंधा क्या था? बाल गोविंद भगत जहाँ रहते थे उनका गांव के लोगों का मुख्य धंधा क्या था? उनका मुख्य धंधा व्यापारी था, या खेती बाड़ी था, या पठन पाठन था, या संगीत का गायन था? तो गांव वहाँ के गांव के लोगों का क्या मुख्य व्यवसाय था? खेती बाड़ी करते थे और अपना लालन पालन करते थे। बाल गोविंद भगत के लेखक कौन हैं? यशपाल हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी हैं, स्वयं प्रकाश हैं, या इनमें से सभी हैं? तो बाल गोविंद भगत के लेखक कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। बाल गोविंद भगत की आयु कितनी थी? बाल गोविंद भगत की आयु कितनी थी? 50 वर्ष से अधिक थी, 60 वर्ष से अधिक थी, या 40 वर्ष से अधिक थी, या 80 वर्ष से अधिक थी? तो बाल गोविंद भगत की आयु कितनी थी? 60 वर्ष से अधिक थी। बाल गोविंद भगत की टोपी कैसी थी? सूरदास जैसी, ऋषि मुनियों जैसी, गांधी जैसी, या कबीर पंथियों जैसी?
बाल गोविंद भगत की टोपी कैसी थी? कबीरपंथी जैसी, जो अपने सर में हमेशा बांधे हुए होते थे और कपड़े के नाम पर एक लंगोट और कबीरपंथी टोपी पहनते थे, और ठंडे में कभी कभी कम्बल भी पहनते ओढ़ते थे। बाल गोविंद कबीर को क्या मानते थे? बाल गोविंद भगत कबीर को क्या मानते थे? गुरु मानते थे, साहब मानते थे, मित्र मानते थे, शत्रु मानते थे? तो बाल गोविंद भगत कबीर को शत्रु मानते थे, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, बाल गोविंद भगत किन के आदर्श पे चलते थे? बाल गोविंद भगत किन के आदर्श पे चलने वाले व्यक्ति में से थे? बाल गोविंद भगत सूरदास के आदर्शों पे चलते थे, तुलसीदास के आदर्श पे चलते थे, कबीरदास के या मीराबाई के? तो वो हमेशा कबीरदास के आदर्शों पे चलते थे, उन्हीं को अपना वो साहब भी मानते थे। बाल गोविंद भगत अपनी फसल सबसे पहले कहाँ ले जाते थे? जब उनकी फसल हो जाता था तो वो कहाँ ले जाते थे? मठ में ले जाते थे, बाजार में ले जाते थे, घर में या मंदिर में? वो मठ में ले जाते थे। वो कौन मठ था? कबीरपंथी मठ, ठीक है। लेखक बाल गोविंद भगत को किस विशेषता पर अत्यधिक मुग्ध थे? लेखक जो थे, राइटर थे, रामवृक्ष बेनीपुरी बाल गोविंद भगत के किस विशेषता पर अत्यधिक मुग्ध थे? अत्यधिक उनको अच्छा लगता था? पहनावे पर, भोजन पर, या मधुर गान पर, या व्यवहार पर? तो उनको मधुर गान पर उनके वो अत्यधिक मुग्ध थे। लेखक ने रोपनी किसे कहा है? रोपनी किसे कहा है? धान रोपाई को कहा है, धान कटाई को, धान की खेती को, या इनमें से सभी को? तो लेखक ने रोपनी धान की रोपाई को कहा है। बाल गोविंद भगत खेत में क्या करते हैं? गीत गाते हैं, धान रोपते हैं, या उपरोक्त दोनों, या खेत के मेड़ पर बैठते हैं? तो वो गीत भी गाते हैं और साथ साथ धान भी रोपते हैं, तो ये दोनों काम करते हैं। बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक ने क्या कहा है? बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये जादू है। उनके संगीत में क्या था? जादू है, जिससे लोग उत्सुक हो जाते थे और अच्छे से सब लोग खुश हो जाते, झूम उठते थे। बाल गोविंद भगत गानों में कौन सा भाव व्यक्त है? उनके जितने भी गाने गाए जाते थे, कौन सा भाव था? श्रृंगार भाव, विरह का भाव, ईश्वर भक्ति का भाव, या वैराग्य का भाव? तो उनके गाने में ईश्वर की भक्ति का भाव होता है। बाल गोविंद भगत के गीतों को सुनकर लोग क्या करते थे? बाल गोविंद के भगत को गीत के लोग सुनकर क्या चुप रहते थे, झूम उठते थे, साथ में गाने लगते थे, या उन बाल गोविंद भगत को भगा देते थे? तो वो क्या होते थे? लोग झूम उठते थे। भगत जी की पतोहू उन्हें छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहते थे? सामाजिक मर्यादा के कारण, या संपत्ति के लोभ के कारण, ससुर की चिंता के कारण? इनमें से कोई नहीं। वो उन्हें क्यों नहीं छोड़कर जाना चाहते थे? क्योंकि वो ससुर की चिंता कर रहे थे, उन्हें उसे लगता था कि इन्हें कौन पानी देगा, कौन खाना देगा, ऐसा उसे लगता था। बाल गोविंद भगत का व्यवसाय क्या था? वो संगीत करते थे, खेती करते थे, दुकानदारी करते थे, या फूल बेचने का काम करते थे? तो बाल गोविंद भगत का व्यवसाय क्या था? खेती करने का कार्य था। भगत जी भजन गाते समय क्या बजाया करते थे? भगत जी भजन गाते समय क्या डफली बजाते थे, ढोल बजाते थे, या गिटार या खंजड़ी बजाते थे? तो वो खंजड़ी बजाते थे ये जब भजन गाते थे। भादों की रात कैसी होती है? चांदनी होती है, अंधेरी होती है, सुस्त होती है, उजली होती है? तो भादों की रात अंधेरी रात होती है, ठीक है। भगत जी अपने बेटे की का खास ख्याल रखते थे, क्योंकि वो अपने बेटे का खास ख्याल क्यों रखते थे? क्योंकि वह सनकी था, पागल था, थोड़ा सुस्त और बोधा था, या बिगड़ा हुआ था? तो वो थोड़ा सुस्त और बोधा था, इस चलते उसका ज़्यादा ख्याल रखते थे। बाल गोविंद भगत किसके पद गाया करते थे? रहीम के पद, सूरदास के पद, कबीर के पद, या तुलसीदास के पद? वो कबीर के पद को हमेशा गाया करते थे। भगत जी अपने बेटे के मरने के बाद अपनी बहू की शादी क्यों करवाना चाहते थे? यानी उनकी पुतोह जो थी, उनकी शादी क्यों करवाना चाहते थे? उसका सुखद भविष्य के लिए, छुटकारा पाने के लिए, सबकी नज़र में अच्छा बनने के लिए? इनमें से कोई नहीं। तो वो इसलिए ऐसा करना चाहते थे ताकि उनका सुखद भविष्य हो। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म कब हुआ था? राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म कब हुआ था? 1889 में, 1999 में, 1900 में? यहाँ पे एक ऑप्शन गलत है, यहाँ पे होगा 1899। 1899 में जन्म होता है। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म कहाँ हुआ था? मुजफ्फरपुर में, दरभंगा में, पटना में, मेरीगंज में? मुजफ्फरपुर में होता है, और गांव का भी नाम क्या होता है? बेनीपुरी ही होता है गांव का नाम। और जन्म कब होता है? 1899 में। राम वृक्ष बेनीपुरी की मृत्यु कब होता है?
तो रामवृक्ष बेनीपुरी की मृत्यु 1968 में होता है। रामवृक्ष बेनीपुरी स्वाधीनता आंदोलन में कब शामिल होते हैं? रामवृक्ष बेनीपुरी स्वाधीनता आंदोलन में 1899 में शामिल होते हैं, 1968 में, 1920 में या 1928 में। वे कब शामिल होते हैं स्वाधीनता आंदोलन में? 1920 में होते हैं और 1968 में उनकी मृत्यु होती है। और 1899 में क्या होता है? जन्म होता है। और 1920 में क्या होता है? वो स्वाधीनता आंदोलन में जुड़ते हैं। इनमें से रामवृक्ष बेनीपुरी की कौन सी रचना है? पतितों का देश, चिता का फूल, माटी की मूर्तें, ये सभी उनकी रचनाएं हैं। कलम का जादूगर किन्हें कहा जाता है? रामवृक्ष बेनीपुरी को, मुंशी प्रेमचंद्र को, स्वयं प्रकाश को, या सभी को? तो कलम का जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। कहीं कहीं जब आप मुंशी प्रेमचंद के बारे में पढ़िएगा तो इन्हें भी कहा जाता है, लेकिन ये कलम का जादूगर केवल इनके पुत्र के द्वारा ही कहा गया है। इस चलते कलम का जादूगर हम लोग हमेशा से याद रखेंगे, रामवृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। बाल गोविंद भगत कैसी रचना है? यात्रा वृतांत है, या रेखा चित्र है, कहानी है, उपन्यास है? तो बाल गोविंद भगत एक रेखा चित्र रचना है, क्योंकि इसमें एक बाल गोविंद भगत के बारे में ही बताया गया है। यह एक रेखा चित्र होता है, किसी के बारे में बताया जाए, केवल उस पर ही एक व्यक्ति को टारगेट करके बताया जाता है और उसके सारे कामों को, वो कैसे रहते थे, बताया जाए, तो वो एक क्या होता है? रेखा चित्र होता है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कीजिएगा।